सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हुए एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे ब्रीडिंग के बारे में। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे फार्मर्स के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि हम अपने डेयरी फार्म पर एआई परफॉर्म करना चाहते हैं, तो किन बुल्स के सीमन से एआई की जाए ताकि अपने डेयरी फार्म पर एक बढ़िया दूध देने वाली नस्ल तैयार हो सके। दोस्तों, आमतौर पर हम अपनी वीडियोज़ में आपको सीमन सिलेक्शन का प्रोसेस बताते हैं। हम आपको गाइड करते हैं कि किस प्रकार से हम किसी बुल की प्रोफाइल को चेक करके उसमें से क्वालिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें दोस्तों काफ़ी सारे फार्मर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, या उनको ये जो तरीके हैं वो समझ में नहीं आते, या अपने डेयरी फार्म का उनके पास अच्छा डाटा नहीं होता, जिसके कारण सीमन सिलेक्शन हो नहीं पाती। बट दोस्तों, आज की इस वीडियो में डायरेक्टली मैं आपको कुछ बुल्स के नाम बताऊंगा। इन बुल्स की बछियां अपने डेयरी फार्म पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आप इन बुल्स का सीमन अपने डेयरी फार्म पर इस्तेमाल करके बढ़िया नस्ल तैयार कर सकते हो। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए हो लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे की डिटेल्स जान सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी ब्रीडिंग का सीजन चल रहा है, सभी डेयरी फार्म्स पर जोरों से एआई परफॉर्म की जा रही है। अब प्रोफेशनल डेयरी फार्मिंग के अनुसार मार्च का जो महीना होता है ये ब्रीडिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस महीने में जो मौसम होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, सूटेबल होता है। ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसके कारण अपने पशुओं का जो कुदरती तौर पर कंसेप्शन रेट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। पशुओं के गर्भ धारण करने की जो क्षमता है वो कुदरती तौर पर बढ़ जाती है। अब ज़्यादा सर्दी में क्या होता है, अगर बात की जाए दिसंबर, जनवरी या फरवरी की, इसमें सर्दी ज़्यादा होती है, पशु खुल के हीट में नहीं आते हैं। ज़्यादा सर्दी के कारण उसका असर कंसेप्शन पर भी पड़ता है, पशु थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं। बट जो ये मार्च का महीना है, खास करके मार्च के महीने की जो स्टार्टिंग है 1 से लेकर के 10 तारीख के बीच, अगर आपके पशु हीट में आते हैं, आप उनकी एआई करिए, बहुत ही बेस्ट कंसेप्शन रेट मिलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस पशु की एआई इस महीने में हो जाती है वो आगे चल के डिलीवरी देगा दिसंबर के महीने में, 12वें महीने में। अब उस वक्त पूरी ठंड जोरों पर होती है, और एचएफ के लिए खास करके कहा जाता है कि जितना ठंडा मौसम होगा उतना ये ज़्यादा इंटेक लेगी, जितना ज़्यादा इंटेक लेगी उतना अच्छा पचाएगी, और पचा करके आपको बढ़िया दूध का प्रोडक्शन देगी। तो ब्रीडिंग के बारे में सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मार्च के महीने में आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को कंसीव कराने की कोशिश करें। जैसे जैसे आपके पशु हीट में आते जाते हैं उनकी एआई करते जाएं, ताकि वो इसी महीने में कंसीव कर जाएं। क्योंकि दोस्तों अगर आप एआई को लेट लेकर के जाओगे, अप्रैल या मई के मंथ में आप एआई करना चाहोगे, उस वक्त टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, कंसेप्शन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। और अगर आपके पशु कंसीव कर भी जाते हैं तो आगे चल के वो जनवरी या फरवरी के महीने में डिलीवरी देंगे। दोस्तों, जब वो फरवरी के महीने में डिलीवरी देते हैं तो उनके जो दूध देने का समय होता है, जब अपने पशु ने पीक पर जाना होता है, तब तक बहुत गर्मी आ जाती है, और फिर अगले साल अगली जो एआई होगी उसमें भी आपको दिक्कत हो जाती है, आपके जो पशु हैं वो ऑफ सीजन चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात आप यही ध्यान में रखें कि इसी महीने के भीतर भीतर आप अपने पशु की जो एआई है वो करवा दें। अपने डेयरी फार्म पर भी तकरीबन 80% के आसपास एआई हो चुकी है। बचे हुए 20% पशु को हम एनालाइज कर रहे हैं, जैसी जैसी उनकी समस्याएं हैं। अगर कोई पशु हीट में नहीं आ रहा या किसी पशु की ओवरी में इन्फेक्शन है तो उस हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट दे करके, जो पशु वीक है उनको अलग से डाइट दे करके इसी महीने में कोशिश कर रहे हैं कि बचे हुए 20% पशुओं की जो एआई है वो मार्च के महीने के भीतर भीतर हो जाए, हमें अगले महीने यानी कि अप्रैल के महीने में एआई ना करनी पड़े। तो आइए अब हम बुल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बुल्स की बछड़ियां अपने डेयरी फार्म पर कैसा परफॉर्म कर रही हैं, जिनसे आप भी अपने पशु की एआई करवा सकते हो और बढ़िया नस्ल तैयार कर सकते हो। दोस्तों, बुल्स का नाम लेने से पहले फार्मर्स का सवाल होता है कंपनी का, कि सर अगर हमने सीमन खरीदना है तो किस कंपनी का खरीदा जाए। बुल्स से भी नाम पहले कंपनी का आता है। तो दोस्तों, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि एबीएस कंपनी के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेस्ट रहा है। ज़्यादातर वीडियोस में हम एबीएस और वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं। अब वर्ल्ड वाइड में आपको इसीलिए नहीं रिकमेंड कर रहा क्योंकि वर्ल्ड वाइड के जो सीमन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। हम भी पिछले 2 सालों से वर्ल्ड वाइड का सीमन इस्तेमाल कर रहे हैं। बट जो एबीएस है, एबीएस का एक तो प्राइस बहुत जेन्युइन है, दूसरा इनकी बछड़ियां कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। अब हम अगर हाल ही की बात करें तो जो पीडीएफए का फेयर हुआ था उसमें बहुत सारी पोजीशन
मेजॉरिटी जो पोजीशन थी वो एबीएस की बछड़ों की ही थी, चाहे वो मिल्किंग कंपटीशन की बात हो, चाहे वो ब्रीडिंग की बात हो। इन कंपटीशंस में एबीएस की बछड़ियों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। दोस्तों बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 एचएफ बुल रिकमेंड करूंगा जिनका आप अपने डेयरी फार्म पर सीमन इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों इसमें सबसे पहला और टॉप क्वालिटी का बुल आता है अरमाडा। अरमाडा के बुल की बछड़ी जो अपने डेयरी फार्म पर परफॉर्म कर रही है, उसकी हमने वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वो देख सकते हो। अब दोस्तों अगर इस बुल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये जो बुल है ये मास्टर बुल है। ये हर एक चीज को इम्प्रूव करता है। दोस्तों इसको मास्टर बुल इसलिए बोला जाता है, ये सभी क्वालिटीज को इम्प्रूव करता है। अब अगर किसी फार्मर का गोल है दूध बढ़ाना तो ये दूध भी बढ़ाएगा, अगर किसी फार्मर ने डीपीआर को इम्प्रूव करना है तो ये डीपीआर को भी इम्प्रूव करता है। अगर कोई फार्मर चाहता है कि स्ट्रक्चर अच्छा हो, ऑर्डर की क्वालिटी बढ़िया हो, और ये फुट एंड लेग स्कोर को भी इम्प्रूव करेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर कोई फार्मर ब्रीडिंग की अच्छी स्टेज पर भी है, वो भी इस बुल का जो सीमन है वो इस्तेमाल कर सकता है। अब दोस्तों इसकी मैं आपको थोड़ी प्रोफाइल बता दूं। अगर बात की जाए इसकी टीपीआई की, तो लेटेस्ट डाटा के अनुसार इसकी जो टीपीआई है वो है 2696। दोस्तों आपको बता दूं ये अरमाडा बुल जो है ये यूएसए का इंपोर्टेड बुल है, और इसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है, यानी कि एक ब्यांत में इनकी जो बछड़ियां हैं वो तकरीबन 13,000 लीटर के आसपास दूध का प्रोडक्शन करती हैं। अब 13,000 लीटर सुन करके काफी सारे फार्मर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 13,000 लीटर क्या है। अब देखिए एक ब्यांत से लेकर के दूसरी बार ब्याने के बीच में जो अंतर होता है, उसके बीच एक गाय तकरीबन 305 से लेकर के 310 दिन तक दूध देती है। अब इस 305 से लेकर के 310 दिन के बीच इनकी जो बछड़ियां हैं वो 13,000 लीटर के आसपास दूध का प्रोडक्शन करती है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इसकी जो बछड़ियां हैं वो ब्याने के तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद, अगर बात की जाए इसकी बछड़ियों की पीक मिल्क प्रोडक्शन की, तो तकरीबन ये 48 से लेकर के 50 लीटर के आसपास बनेगा। और आगे चल के ये जो बछड़ियां हैं, अगर बात की जाए उनके ड्राई पीरियड की, तो ये बछड़ियां तकरीबन 15 से लेकर के 22 लीटर दूध के बीच में ड्राई होंगी, फिर जाकर के 13,000 लीटर तक दूध का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। दोस्तों अपने डेयरी फार्म पर भी जो अरमाडा बुल की फर्स्ट टाइमर हीफर्स हैं वो 40 लीटर प्लस दूध का प्रोडक्शन कर रही हैं, और आने वाले दूसरे या तीसरे ब्यांत में वो 50 लीटर को भी क्रॉस कर सकती है। दोस्तों इस बुल की एक और बड़ी क्वालिटी मानी जाती है प्रोडक्टिव लाइफ। अब प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब होता है लंबे समय तक ज्यादा दूध देने की क्षमता। प्रोडक्टिव लाइफ की वैल्यू है +5.3, और इसकी जो रिलायबिलिटी है वो 77% है। रिलायबिलिटी दोस्तों, रिलायबिलिटी का मतलब होता है आगे आने वाले बच्चों में क्वालिटी पास करने की क्षमता। अब इसमें जो डीपीआर है वो 0.2 है, -0.2, ये भी बढ़िया माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इसके सोमैटिक सेल स्कोर की, तो इसका जो सोमैटिक सेल स्कोर है वो भी एवरेज है, यानी कि इसकी बछड़ियों में मस्टाइटिस की जो समस्या है वो कम आती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी बॉडी डेप्थ की, या टीट लेंथ की, या अडर के चैम्बर्स की, तो वो भी क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी आती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा बुल है स्ट्राइकर। अब स्ट्राइकर की भी बछड़ियां इस साल पीडीएफए फेयर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म की हैं। तो स्ट्राइकर में दोस्तों अगर बात की जाए मिल्क प्रोडक्शन की, तो इसका मिल्क प्रोडक्शन भी तकरीबन 12,900 कुछ लीटर है, हम 13,000 लीटर मान करके चल सकते हैं। इसकी जो टीपीआई वैल्यू है वो है 2403। इसके अलावा दोस्तों स्ट्राइकर जो है ये काफ़ी मशहूर है ज़्यादा दूध देने के लिए, और स्ट्रक्चर वाइज, यानी कि स्ट्राइकर की जो बछड़ियां हैं इसका स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। इसकी फैट परसेंटेज काफ़ी अच्छी रहती है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है वो +2.4 है, डीपीआर 0.3 है, -0.3 है, और इसकी जो रिलायबिलिटी है वो 78% है। इसके अलावा दोस्तों सोमैटिक सेल स्कोर इसका 2.70 है, और इसकी जो फुट एंड लेग क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। इसके जो ट्रांजेक्शन राइट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, 5 स्टार बुल है ये। ट्रांजेक्शन राइट्स का मतलब होता है कि पशु के ब्यांत से रिलेटेड, पशु की डिलीवरी से रिलेटेड जो जानकारी या क्वालिटीज होती हैं ये 5 स्टार बुल है, यानी कि ये टॉप क्वालिटी प्रोवाइड करता है अपनी आने वाली बछड़ियों में ब्यांत से रिलेटेड।
इसके अलावा दोस्तों अगर किसी फार्मर को सिर्फ दूध बढ़ाना है, उसके फार्म पर कंसेप्शन की कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ब्रूड का सीमन इस्तेमाल कर सकता है। ब्रूड का भी मिल्क प्रोडक्शन 13,000 लीटर के आसपास है, 12,000 लीटर प्लस है। बट दोस्तों ब्रूड की जो बछड़ियां हैं उनमें एक समस्या आती है कंसेप्शन की। अपने डेयरी फार्म पर ब्रूड की काफ़ी बछड़ियां हैं, बहुत ज़्यादा दूध देती हैं, बट समस्या उनमें कंसेप्शन की आती है। हम यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका जो DPR है, डॉटर प्रेगनेंसी रेट है, वो -3.4 है। ये काफ़ी ज़्यादा है। ये समस्या हमने भी अपने डेयरी फार्म पर नोट की है, फेस की है। बट इनकी बछड़ियाँ दूध बहुत देती हैं। अगर किसी फार्मर के पास ऐसी गाय है जो पहले ही पहली बार ही एआई करने में वो कंसीव कर जाती है, बट दूध कम देती है, तो वो ब्रूड का सीमन लगा सकता है। उसकी DPR यानी कि कंसेप्शन उसका जरूर थोड़ा इफेक्ट होगा, बट दूध ये बहुत ही तेजी से बढ़ाता है। दोस्तों इसकी दूध पास करने की जो रिलायबिलिटी है वो 83% है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए सोमैटिक सेल स्कोर की, तो इसका सोमैटिक सेल स्कोर भी थोड़ा ज़्यादा है, 3.15 है। इसके अलावा इसकी जो स्ट्रक्चर के रिलेटेड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर तीसरा बुल आपको रिकमेंड करना हो तो मैं रिकमेंड करूंगा स्पाइक। अब स्पाइक की बछड़ियाँ भी अपने डेयरी फार्म पर काफ़ी ज़्यादा हैं। इस साल भी अपने फार्म पर स्पाइक की काफ़ी सारी बछड़ियाँ आई हैं, मैंने एक वीडियो में उनको कवर भी किया है। अब स्पाइक की क्या जानकारी है, इसकी TPI है 2710 और इसके जो ट्रांजिशन राइट्स हैं वो 4 स्टार बुल है। दोस्तों ये जो स्पाइक है ये 4 स्टार बुल है, ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसका मिल्क प्रोडक्शन भी 12,000 लीटर प्लस है, रिलायबिलिटी 81% है। इसके अलावा प्रोडक्टिव लाइफ 5.7 है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसका DPR +1.7 है, सोमैटिक सेल स्कोर 2.83 है। अगर बात की जाए स्पाइक की बछड़ियों के स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर इनका एवरेज होता है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है ना बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। तो दोस्तों ये मेन 3 बुल्स थे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है HF नस्ल में। सबसे पहला था अरमाडा, इसका आपको सेक्स्ड सीमन भी मिल जाएगा, नॉन सेक्स्ड भी मिल जाएगा। दूसरा है स्ट्राइकर। अब दोस्तों स्ट्राइकर का आपको सेक्स्ड सीमन नहीं मिलेगा, यानी कि बछड़ी वाला जो सीमन होता है वो नहीं मिलेगा। ये आपको सिर्फ कन्वेंशनल सीमन मिल सकता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। हमने तकरीबन इसके 50 स्ट्रॉज परचेज किए थे, अभी इसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ रही है। अगर किसी फार्मर ने स्ट्राइकर का सीमन लेना हो तो कन्वेंशनल लेकर के अभी से रख सकता है, आगे चल के इसमें और शॉर्टेज पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों स्ट्राइकर बुल मेरी जानकारी के अनुसार एक्सपायर हो चुका है, सर्विस में भी नहीं है। दोस्तों तीसरा बुल हमने काउंट किया था स्पाइक। स्पाइक का भी आपको सेक्स्ड और नॉन सेक्स्ड सीमन दोनों मिल जाएंगे, और एडिशनल में हमने रखा था ब्रूड को, यानी कि अगर किसी ने सिर्फ दूध बढ़ाना है तो वो ब्रूड का सीमन इस्तेमाल कर सकता है, अदरवाइज उसमें कंसेप्शन की दिक्कत और सोमैटिक सेल स्कोर की दिक्कत आ सकती है, यानी कि मास्टाइटिस की दिक्कत आ सकती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने HF के बुल्स को कवर किया है। आने वाली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जर्सी जैसी नस्लों के बुल्स के बारे में भी जानकारी आपको डिटेल में प्रोवाइड कर सकें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।